अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर हमारा रिस्पॉन्सिबल एआई के ऊपर है। रिस्पॉन्सिबल एआई ना सिर्फ एआई फंडामेंटल्स का हिस्सा है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन का जो एआई 900 का एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी ये इसका एक टॉपिक है जो कि जिसको बहुत अहमियत हासिल है। रिस्पॉन्सिबल एआई के अंदर हमें ये ताकीद की जाती है कि हमने एआई की डेवलपमेंट को और ट्रेनिंग को करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर फेयरनेस का ख्याल रखना है जब हम डाटा कलेक्ट करें या डाटा सेट इस्तेमाल करें मशीन लर्निंग के लिए, ताकि हम सब लोगों के साथ फेयर हों, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी ख़ास किस्म के साथ ज़्यादती ना हो। इसी तरह से हमारा जो सिस्टम है जो हम डेवलप करें वो रिलायबल और सेफ़ हो। और इसी तरह से जो प्राइवेसी है और सिक्योरिटी है उसका ख्याल रखा जाए। और फिर इंक्लूसिवनेस का ख्याल रखा जाए, जो कि ये हमें याद करवाती है कि हमें जो भी तबकात हैं, जो भी सोसाइटी में जिस किस्म के भी लोग हैं, चाहे वो कमज़ोर हैं, चाहे वो किसी किस्म के भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें उन सब को भी कंसिडर करके अपनी डेवलपमेंट और अपना काम करना है। और इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखना है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, कि जो यूज़र है उसको क्लियरली पता हो कि वो जो सिस्टम यूज़ कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है और उससे उसको क्या हासिल होगा और वो सिस्टम किस तरह से काम करता है। इसी तरह से जो भी डेवलपर है या जो भी लोग एआई के सिस्टम बनाते हैं, वो अकाउंटेबल होंगे उसके डिज़ाइन के और उसकी डेवलपमेंट के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सीधा-सीधा करके इनको जानते हैं, ताकि हमें रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में थोड़ा-सा अंदाज़ा हो और हम अपनी एआई की डेवलपमेंट उसी तरह से करें। ख़ास तौर पे जब अब एआई एजेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं या ऑटोनोमस जो सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, उनकी वजह से हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबली एआई की डेवलपमेंट को करना है और इन सारी गाइडलाइंस को ज़हन में रख के, सामने रख के चलना है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। रिस्पॉन्सिबल एआई 6 असूलों पर मुश्तमिल है, जिनको 6 प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई भी कहते हैं, जिसमें फेयरनेस, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हैं। हम इन 6 असूलों को या 6 प्रिंसिपल्स को एक-एक करके ज़रा तफसील से देखते हैं। सबसे पहले है फेयरनेस। एआई सिस्टम दैट ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इक्विटेबली, यानी कि मसवात के साथ एक ही तरह, विदाउट बायस, बगैर किसी जानबदारी के, डिस्क्रिमिनेशन और अनजस्ट आउटकम, यानी एक ऐसा एआई सिस्टम जो तमाम अफराद को या ग्रुप्स को एक ही तरह से ट्रीट करे, बगैर जानबदारी के साथ और बगैर किसी फ़र्क के साथ और बगैर किसी नाइंसाफ़ी के साथ। मिसाल के तौर पर when AI system provide guidance on medical treatment, loan application or employment, they should make the same recommendations to everyone who has similar symptoms, financial circumstances और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यानी कि जब एआई सिस्टम किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को गाइड करे, तो वो जो सिमिलर सिम्टम्स हैं, जो एक तरह के सिम्टम हैं किसी भी मरीज़ के, उनको एक ही तरह का इलाज या प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करे। इसी तरह लोन एप्लीकेशन के ऊपर चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो, उसकी गाइडेंस या उसकी जो एनालिसिस है वो एक ही तरह का होना चाहिए, किसी के साथ जानबदारी नहीं होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसकी बुनियाद पे उसको फैसला करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ना कि किसी की जेंडर की वजह से या किसी की कल्चर की वजह से या रीजन की वजह से। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हम तो मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि क्या-क्या हो सकती हैं। इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। ऑल यूज़र्स शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम फीचर्स और इन्फॉर्मेशन। तमाम जो यूज़र, चाहे वो किसी भी मुल्क, किसी भी रीजन, किसी भी रंग व नस्ल से बिलॉन्ग करते हों, उनको जो इन्फॉर्मेशन है या फीचर हैं, एक ही तरह सब लोगों को एक्सेस होने चाहिए उस एआई सिस्टम के। A job portal should not hide roles from candidates based on inferred gender और एज। यानी कि जो जॉब पोर्टल्स हैं वो इस बुनियाद पे लोगों से जो जॉब्स हैं वो इसलिए हाइड ना करें कि वो किसी ख़ास जेंडर यानी मेल या फीमेल हैं, या उनकी एज जो है वो ज़्यादा है या कम है।
बायस फ्री डिज़ाइन एंड एआई आउटपुट्स, यानी कि गैर जानबदार डिज़ाइन होना चाहिए और एआई की आउटपुट गैर जानबदार होनी चाहिए। कैसे? अवॉइड कंटेंट और रिकमेंडेशंस दैट रिफ्लेक्ट स्टीरियोटाइप्स और डाटा ड्रिवन बायस। स्टीरियोटाइप होता है कि किसी ख़ास ग्रोह के बारे में कोई ख़ास राय रखना, और डाटा ड्रिवन बायस का मतलब होता है कि किसी ख़ास डाटा की बुनियाद पे, जो कि किसी ख़ास रंगो, नस्ल, मज़हब या मुल्क के बारे में हो, उसकी बुनियाद पे डाटा कलेक्ट करके एआई का सिस्टम डेवलप करना है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एन एआई रिज्यूमे स्क्रीनर शुड नॉट प्रायोरिटाइज मेल एप्लीकेंट्स इफ ट्रेन्ड ऑन बायस्ड डाटा, यानी कि एक ऐसा एआई सिस्टम जो कि रिज्यूमे स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता हो, उसको मेल एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। वो सब के लिए इक्वल जो है वो स्क्रीनिंग करे। अब अगला जो है वो है रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। इसमें पहले हम रिलायबिलिटी देखते हैं। रिलायबिलिटी रेफर्स टू एन एआई सिस्टम्स एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन एक्यूरेटली एंड डिपेंडेबली अंडर वेरियस कंडीशंस एंड ओवर टाइम, यानी कि एआई सिस्टम जो है वो रिलायबल होना चाहिए और उसको जो उसके जो फंक्शंस हैं वो एक्यूरेटली यानी परफेक्शन के साथ, एक्यूरेसी के साथ करने चाहिए और डिपेंडेबली यानी उस पे इन्हिसार किया जा सके आंखें बंद करके। एग्जांपल्स इसकी क्या हो सकती हैं? मेडिकल डायग्नोसिस के जो सिस्टम है यही के अ सिस्टम डायग्नोज टू डिटेक्ट डैमेज सेल्स फ्रॉम मेडिकल स्कैन्स मस्ट कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई डैमेज्ड एंड हेल्थी सेल्स अक्रॉस डाइवर्स पेशेंट पॉपुलेशन, यानी कि डाइवर्स पेशेंट पॉपुलेशन, किसी भी किस्म का पेशेंट हो, उसके जो डैमेज सेल हैं वो एआई सिस्टम को उसी तरह से एनालाइज करने चाहिए जैसे वो किसी भी दूसरे पेशेंट के लिए करे। उसको तफरीक नहीं करनी चाहिए किसी भी खास किस्म के पेशेंट्स में, जब वो सिस्टम जो है वो किसी भी किस्म के डैमेज सेल का या बीमारी का एनालिसिस कर रहा हो। इसी तरह जो हम चैटबॉट डेवलप करते हैं वो भी जो कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मुताबिक एक्यूरेट जवाब दे और रेलेवेंट जवाब दे, ना कि वो कस्टमर की किसी ख़ास रीजन या लैंग्वेज या किसी भी ख़ास वजह से उसको जानबदाराना जवाब दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? इट माइट मिसइंटरप्रेट क्वेश्चंस, गिव इर्रेलेवेंट आंसर्स एंड फ्रस्ट्रेट कस्टमर, यानी कस्टमर्स को वो परेशान करेगा और वो फ्रस्ट्रेट करेगा कि ये जो जवाब वो दे रहा है वो दुरुस्त नहीं दे रहा या जानबदाराना जवाब दे रहा है। इसी तरह जो सेफ्टी है वो इस तरह होनी चाहिए कि सेफ्टी फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग एनी अनइंटेंडेड हार्म काज्ड बाय द एआई सिस्टम टू इंडिविजुअल्स, सोसाइटी और द एनवायरनमेंट, यानी कि एआई सिस्टम जो है वो किसी भी तरह से किसी भी इंडिविजुअल यानी अफराद को या मुआशरे में या एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसको सेफ ऑपरेट करना चाहिए एआई सिस्टम्स को। This goes beyond just technical failures and includes broader ethical and societal impacts, यानी कि ये सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं होते, ये एथिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, यानी कि इंसानों के ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है। वो किस तरह से? अब इसमें दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक है ऑटोनॉमस व्हीकल्स, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो है। एन ऑटोनॉमस व्हीकल must be designed to avoid collisions, prioritize human life in unavoidable accident scenarios, and operate predictably एंड सेफली इन ऑल वेदर एंड रोड कंडीशन, यानी कि जो खुद कार जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं उनका सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि एक तो वो कोलिजन को अवॉइड करें, कि वो कोलिजन ना करें, वो सेफ होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोलिजन हो जाए तो उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने इंसानी जान को बचाना है, यानी उनके अंदर जो सेफ्टी मैकेनिज्म है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो लोग जो पैसेंजर का एरिया है जहाँ ड्राइवर बैठा है या पैसेंजर बैठे हैं उनकी सेफ्टी का उसको ख्याल रखना चाहिए कि उसमें सिस्टम इस तरह से डेवलप किए जाएँ कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल एयर बैग्स आ जाएँ या सीट बेल्ट्स का सिस्टम हो कि वो जो है वो उसको महफूज कर दे पैसेंजर्स को या इंसानों की ज़िंदगी को। एआई इन हेल्थ केयर फॉर ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस, एन एआई सिस्टम सजेस्टिंग ड्रग डोजेज और ट्रीटमेंट प्लान्स मस्ट बी रिगरसली टेस्टेड टू इंश्योर इट डज नॉट रिकमेंड हार्मफुल और इनकरेक्ट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन पेशेंट डाटा, यानी किसी भी पेशेंट के डाटा के बारे में अगर वो ट्रीटमेंट प्लान दे रहा है, डोजेज दे रहा है सब्सक्रिप्शन की, तो वो कोई भी उसमें हार्मफुल जो है वो इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए या हार्मफुल डोजेज की मिकदार नहीं होनी चाहिए या उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली सेफ्टी में आता है क्योंकि ये बहुत ही
हसास चीज़ें हैं, ऑटोनोमस व्हीकल भी और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये दोनों भी। तो इसके जो भी एआई के सिस्टम बनेंगे, वो बहुत ही केयरफुली डेवलप होने चाहिए। अच्छा, अगला है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में हम पहले प्राइवेसी देखते हैं। प्राइवेसी मीन्स डिज़ाइनिंग एआई सिस्टम एंड इंटरफेसेस इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स यूजर्स पर्सनल डाटा, गिव्स यूजर कंट्रोल ओवर देयर इंफॉर्मेशन, एंश्योर सिक्योर इंटरेक्शन विद द एआई सिस्टम। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों को हम थोड़ा-सा समझते हैं। प्रोटेक्ट्स यूज़र पर्सनल डाटा, यानी कि प्राइवेसी जो है वो यूज़र का जो पर्सनल डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए एआई सिस्टम को, वो एक्सपोज़ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मैकेनिज़्म इस तरह के होने चाहिए कि वो एक्सपोज़ ना हो। गिव यूज़र कंट्रोल ओवर देयर इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूज़र को अपनी इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। ये ना हो कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन एआई सिस्टम कलेक्ट कर ले और उसके बाद यूज़र को अपनी ही इन्फॉर्मेशन की एक्सेस ना हो कि उसकी क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पड़ी है और क्या किस स्टेट में है। एंश्योर सिक्योर इंटरेक्शंस विद द एआई सिस्टम, और एआई सिस्टम के साथ जो यूज़र का इंटरेक्शन है वो सिक्योर होना चाहिए, यानी कि जो उसका जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए, डाटा लीक नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2 एग्जांपल हैं, एक बैड एग्जांपल है और गुड एग्जांपल है। बैड एग्जांपल क्या है? अ सोशल मीडिया ऐप बरीज इट्स प्राइवेसी सेटिंग्स डीप विदिन मेन्यूज विद वेग ऑप्शंस लाइक शेयर डाटा विद पार्टनर्स। अब कुछ आपने ऐप्स देखी होंगी सोशल मीडिया की, जब वो आपसे कंसेंट ले लेते हैं कि हमने डाटा शेयर करना है पार्टनर के साथ, लेकिन क्लियरली नहीं बताते कि किसके साथ शेयर करना है। पार्टनर्स का डिस्क्राइब नहीं किया होता कि कौन से पार्टनर के साथ वो आपका डाटा शेयर करेंगे। तो ये एक बैड एग्जांपल है। गुड एग्जांपल क्या है? अ सोशल मीडिया ऐप हैज़ अ prominent privacy dashboard where users can easily see and control exactly what information, location, contact activity is shared with whom, किन लोगों के साथ। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है कि कुछ जो ऐप्स हैं वो ऐसी होती हैं जो प्राइवेसी डैशबोर्ड पूरा देती हैं। आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और कंसेंट पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आपको वो बताते हैं कि आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन किस बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर की जाएगी। इसी तरह जब सिक्योरिटी में देखते हैं, प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जो दूसरा सेक्शन है सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग यूजर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ब्रीचेस एंड malicious एक्टिविटीज। इट इज़ अबाउट सेफ गार्डिंग द इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो यूजर का डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना जो है वो उस एआई सिस्टम की जिम्मेदारी है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कि कोई उस डाटा को हैक ना कर ले और ब्रीच ना कर ले, मलिशियस एक्टिविटी ना उसके साथ हो जाए, यानी उस पे कोई साइबर अटैक ना हो जाए। तो उसको सेफगार्ड करना भी एआई सिस्टम की ज़िम्मेदारी है। अब इसमें कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो अगर हम देखें तो वो इसी प्रिंसिपल के अंडर जो है वो क्या हो सकती हैं? जैसे डाटा मिनिमाइज़ेशन होती है कि कलेक्ट ओनली नेसेसरी डाटा, सिर्फ़ वो डाटा कलेक्ट करें जो आपको ज़रूर चाहिए। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे ओनली आस्क नेम एंड ईमेल टू साइन अप, यानी नेम और ईमेल जो है वो साइन अप के लिए ले लें, बाकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी जो चीज़ें हैं, फ़ोन नंबर, उसकी ज़रूरत नहीं होती बाज़ औक़ात, वो कलेक्ट भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप डाटा को सिक्योर जो यूज़र का डाटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं कि आप उनसे लें ही ना, अगर ज़रूरत नहीं है। तो डाटा मिनिमाइज़ेशन। क्लियर कंसेंट है कि लेट यूज़र नो व्हाट डाटा इज़ कलेक्टेड एंड व्हाई, कि यूज़र को बता दें कि आपका कौन-सा डाटा हम कलेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे। कंसेंट डायलॉग बिफोर यूजिंग वॉइस डाटा, मिसाल के तौर पे जब आपने वॉइस यूज़र की लेनी है या उसके साथ वॉइस इंटरेक्शन करनी है किसी एआई सिस्टम में, उसकी कंसेंट ले लें कि आपकी वॉइस जो है वो यूज़ होगी, किसी हो सकती है किसी भी और सिस्टम के लिए। सिक्योर हैंडलिंग, एन्क्रिप्ट एंड प्रोटेक्ट यूज़र डाटा। अच्छा, डाटा को बहुत प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये लाज़मी है, अगर आप कर सकते हैं डाटा को सिक्योर करें। यूज़ एचटीटीपीएस एन्क्रिप्शन एंड एमएफए, मतलब मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? सम टाइम आपने देखा होगा कि आपसे जब अकाउंट सेटअप करवाते हैं तो आपका ईमेल भी ले लेते हैं और आपको आपका फ़ोन नंबर भी लेते हैं, ताकि आपको फ़ोन पे ओटीपी या वन टाइम कोड जो है, पासवर्ड है, वो सेंड किया जा सके। तो इस तरह के मैकेनिज़्म होते हैं जो सिक्योर करने के लिए होते हैं डाटा को या इन्फॉर्मेशन को। यूआई लेवल प्रोटेक्शन, यूज़र इंटरफेस लेवल प्रोटेक्शन, अवॉइड एक्सपोजिंग डाटा अननेसेसरी, यानी कि डाटा जो गैर ज़रूरी तौर पे एक्सपोज़ नहीं करना चाहिए। हाइड सेंसिटिव डाटा अनलेस रिक्वायर्ड, यानी कि जो सेंसिटिव डाटा होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है या और जो आईडीज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है, उसको एक्सपोज़ नहीं करना चाहिए यूआई के ऊपर, यूज़र इंटरफेस के ऊपर। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन, यानी कि बाय डिज़ाइन आपका डिज़ाइन एआई का ऐसा हो कि उसमें प्राइवेसी हो। बिल्ड प्राइवेसी फीचर्स इनटू कोर डिज़ाइन, जो आपका कोर डिज़ाइन है एआई सिस्टम का, उसके अंदर प्राइवेसी इस तरह से हो कि वो जो है विज़िबल ना हो चीज़ें। प्रोसेस लोकली इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू क्लाउड, यानी कि जो डाटा आप लोकली प्रोसेस कर सकते हैं, कोशिश करें कि वो लोकली ऑन प्रेमिसेस प्रोसेस करें, उसको क्लाउड पे ना सेंड करें।
अच्छा, अब अगला जो है वो इंक्लूसिवनेस है। इंक्लूसिवनेस क्या है? इंक्लूसिवनेस मीन्स डिजाइनिंग ए सिस्टम सो दैट एवरीवन कैन यूज देम इफेक्टिवली रिगार्डलेस ऑफ एज, एबिलिटी, लैंग्वेज, बैकग्राउंड और टेक्नोलॉजी एक्सेस। अब इसमें जो इंक्लूसिवनेस है ना, ये बिल्कुल फेयरनेस से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि आपने तमाम एज ग्रुप्स को, तमाम लैंग्वेज वालों को, किसी भी बैकग्राउंड को शामिल करना है अपने डिज़ाइन के अंदर। यानी आपका एआई सिस्टम इस तरह का हो कि अगर कोई बसारत से महरूम अफराद हैं, या कोई जो है वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आपने उन सब लोगों का ख्याल रखना है कि उनको एआई सिस्टम सपोर्ट कर सके। किस तरह से? ये कुछ गोल्स हैं इंक्लूसिवनेस के। एक्सेसिबिलिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, यानी जिन लोगों की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, या जैसे कोई देख नहीं सकता सही तरह से या सुन नहीं सकता, तो उसके लिए उस तरह के स्क्रीन्स होती हैं, उस तरह के कीबोर्ड होते हैं ताकि वो टाइप कर सकें। उस तरह का स्क्रीन का कलर होता है, फ़ॉन्ट्स का कलर होता है, ताकि वो उस तरह से थोड़ा-सा विज़िबल हो सकें और उनके लिए आसानी हो पढ़ने में। सपोर्ट फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेज़ एंड कल्चर, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेज़ की सपोर्ट होनी चाहिए आपके सिस्टम में। यानी ये ना हो कि किसी एक ही ज़ुबान के लिए आपने वो बनाया हो, बाकी लोग उसको ना पढ़ सकें। जेंडर न्यूट्रल एंड कल्चरली सेंसिटिव डिज़ाइन, यानी कि ये ना हो कि जो डिज़ाइन है वो सिर्फ मर्दों के लिए हो या सिर्फ औरतों के लिए हो, वो सब जेंडर्स के लिए होना चाहिए। अडॉप्टेबिलिटी अक्रॉस डिवाइसेस एंड बैंडविड्थ, यानी कि तमाम किस्म के डिवाइस पे चले। ये ना हो कि वो सिर्फ वेब के ऊपर चले, मोबाइल पे चले ही ना, या मोबाइल पे चले, वेब पे ना चले। तो तमाम डिवाइसेस को और बैंडविड्थ को वो सपोर्ट करे। बायस फ्री एंड फेयर इंटरेक्शंस, यानी बायस होता है जानबदाराना, तो जानबदार नहीं होना चाहिए, गैर जानबदाराना होना चाहिए, और फेयर इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कि सबके साथ एक मुनासिब तरीके से और नॉर्मल तरीके से उसको इंटरेक्ट करना चाहिए। अब इसमें जो थोड़े से की एस्पेक्ट्स हैं इंक्लूसिवनेस के, वो ये हैं। अब इसमें दो एग्जांपल्स हैं। एक्सेसिबल टू ऑल एबिलिटीज़, जैसे मैंने पहले कहा, इंटरफेस शुड वर्क फॉर यूजर्स विद डिसेबिलिटीज़, विजन, हियरिंग या मोबिलिटी, यानी विजन जिसको नज़र नहीं आता सही तरह से, हियरिंग जिसको सही तरह से सुनता नहीं है, मोबिलिटी जो सही तरह चल नहीं सकता, तो उन सब का ख्याल रखना चाहिए आपके सिस्टम को। ये इंक्लूसिवनेस है। ये देखिए ना, ये फ़र्क है फेयरनेस के साथ थोड़ा-सा। तो स्क्रीन रीडर फ्रेंडली लेआउट्स, जैसे मैंने कहा कि स्क्रीन रीडर जो है ना, उस थोड़ा इस तरह के होने चाहिए कि वो जो बसारत से महरूम अफराद हैं, उनको वो सही तरह से वो पढ़ सकें। कीबोर्ड नेविगेशन इस तरह की होनी चाहिए कि वो जो नहीं देख सकते, वो कीबोर्ड से हाथ लगा के उसको टाइप कर सकते हैं। कलर कंट्रास्ट फॉर लो विजन, यानी जिनकी लो विजन है, जिनको कम नज़र आता है, उनके लिए कलर कंट्रास्ट ऐसे होने चाहिए ताकि उनको चीज़ें जो हैं वो थोड़ा वाज़ेह नज़र आएँ। अच्छा, दूसरी जो एग्जांपल है वो है कल्चरल एंड लैंग्वेज सेंसिटिविटी। उसमें क्या है? रिस्पेक्ट डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस, सिंबल्स, फॉर्मेट्स एंड नॉर्म्स, यानी कि तमाम किस्म की लैंग्वेज या मैक्सिमम जितनी लैंग्वेज आप सपोर्ट कर सकते हैं, सिंबल्स या डेट फॉर्मेट्स वगैरह, वो आपको सपोर्ट करना चाहिए आपके सिस्टम को। सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड डेट फॉर्मेट्स, यानी कि क्योंकि हर मुल्क में डेट फॉर्मेट डिफरेंट होता है, तो तमाम डेट फॉर्मेट अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो वो हर यूज़र के लिए आसानी हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? Transparency means the user interface clearly explains how the AI system works, what it is doing, and why it makes certain decisions in a way that users can understand. यानी कि सिस्टम आपका इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो यूज़र है उसको क्लियरली पता चल जाए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये क्या करता है, और ये जो डिसीजन इसने किया है ये क्यों किया है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके मॉडल्स के डिसीजन में, आपके सिस्टम के डिसीजन में। गोल्स क्या हैं उसके? क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ एआई बिहेवियर, यानी जो एआई का बिहेवियर है, जो जो वो प्रेडिक्शन करे या एनालिसिस करे, उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए यूज़र को कि वो क्यों हुआ है, एनालिसिस ऐसा क्यों आया है, प्रेडिक्शन ऐसी क्यों आई है। विजिबल डाटा यूजेज एंड पर्पस, यानी कि जो डाटा का यूजेज आप करेंगे वो क्लियर होना चाहिए कि आपने डाटा किस लिए यूज़ करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जब आप डाटा किसी का यूज़ करें। नोटिफिकेशंस व्हेन एआई इज़ इन यूज़, यानी कि जब एआई इस्तेमाल हो रही हो आपके सिस्टम में, तो यूज़र को नोटिफाई करें कि इसमें अब एआई प्लग कर दी गई है, ये सिस्टम के अंदर एआई यूज़ हो रही है। एबिलिटी टू क्वेश्चन और करेक्ट द सिस्टम, यानी कि कोई भी शख्स जो है वो एआई सिस्टम को क्वेश्चन कर सके। क्वेश्चन इन द सेंस ये नहीं है कि जैसे चैट जीपीटी में क्वेश्चन करते हैं या चैटबॉट में करते हैं, क्वेश्चन नहीं, वो उँगली उठा सके, वो क्वेश्चन कर सके कि ऐसा क्यों है, ये सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर उसमें कोई गलती उसको लगे तो वो उस सिस्टम को करेक्ट करना होता है। यानी वो जो स्टेक होल्डर हैं, जो सिस्टम को बनाने वाले हैं, उन्होंने सिस्टम को करेक्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिटेशंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स, यानी
उस सिस्टम की जो लिमिटेशंस हैं और जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यूज़र को कि इसकी क्या लिमिटेशन है इस मॉडल की या इस एआई सिस्टम की, और इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऐसा क्यों है, जितना कॉन्फिडेंस लेवल उसका दिया गया है वो क्यों दिया गया है, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी है। अब ट्रांसपेरेंसी में कुछ एग्जांपल्स हमने रखी हैं। एक्सप्लेनेबल एआई डिसीजंस, यानी कि जो एआई के डिसीजन है वो एक्सप्लेनेबल हों, वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि वो उसको एक्सप्लेन कर सकें। जैसे शो व्हाई अ रिजल्ट वाज मेड, यानी एक रिजल्ट आया, एआई ने एक रिजल्ट दिया, प्रेडिक्शन दी, तो उसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। जैसे यू आर रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ योर रीसेंट सर्चेज, यानी आप उसको बता सकते हैं कि यार आप हमारी वेबसाइट पे जब हमने सर्चेज की हैं उसकी बुनियाद पे हमें पता चल गया कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, तो हमने इसलिए आपको ये रिकमेंड किया। इसी तरह डिस्क्लोजर ऑफ एआई यूज़, यानी एआई के इस्तेमाल का डिस्क्लोजर होना चाहिए कि इस सिस्टम के अंदर एआई इस्तेमाल होती है। डिस्क्लोजर का मतलब है किसी चीज़ की इतला दे देना, बता देना किसी चीज़ के बारे में। लेट यूज़र नो व्हेन दे आर टॉकिंग टू एआई, यानी यूज़र्स को पता होना चाहिए कि इस वक़्त वो एआई के साथ बात कर रहे हैं, कोई रियल ह्यूमन के साथ बात नहीं कर रहे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आई एम अ एआई असिस्टेंट एट द स्टार्ट ऑफ अ चैट, ये एक चीज़ है जो आपने शायद बहुत ज़्यादा चैटबॉट्स में ना देखी हो, क्योंकि वो हेलो हाय से शुरू कर देते हैं और असल में उसके पीछे एआई होती है। लेकिन जो अच्छा डिज़ाइन है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसमें ये मैसेज आना चाहिए कि आई एम एन एआई असिस्टेंट। अच्छा, डाटा यूजेज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि टेल यूज़र व्हाट डाटा इज़ यूज्ड एंड व्हाई, यानी कि यूजर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा डाटा यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है। वी यूज़ योर एज टू सजेस्ट एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी कि वो बता दे आपको कि आपकी एज जो है उसके मुताबिक हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, यानी अगर आप टीनेजर हैं तो उसके मुताबिक दे रहे हैं, अगर आप अडल्ट हैं तो उसके मुताबिक दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस इंडिकेटर्स शो हाउ सर्टेन द हाउ शो हाउ सर्टेन द एआई इज सर्टेन, मतलब कि उसको कितना यकीन है एआई को, ये उसको बताना चाहिए। 80% कॉन्फिडेंस इन दिस ट्रांसलेशन, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि हम सब टाइम रिजल्ट देखते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस स्कोर होता है, तो वो इसीलिए होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी देना चाह रहे हैं कि कितना कॉन्फिडेंस है हमें इस प्रेडिक्शन के बारे में जो हमने आपको दी है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी है किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना। अकाउंटेबिलिटी इन रिस्पॉन्सिबल यूआई एआई मीन्स ensuring that both the system and its creators operators can be held responsible for the decisions, actions and outcome that the user interface facilitates. यानी कि जो सिस्टम है एआई का और जो उसके क्रिएटर या डेवलपर हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उन डिसीजंस का या एक्शंस का जो वो सिस्टम लेगा। इसका क्या मतलब है? यानी अगर लेट्स से एआई सिस्टम जो है वो कुछ प्रेडिक्शंस करता है, तो जो डेवलपर्स हैं या कोई एनालिसिस देता है, तो जो उसके डेवलपर हैं वो जिम्मेदार हैं, वो अकाउंटेबल हैं कि वो सिस्टम ऐसा बिहेव क्यों करता है। ये एक अकाउंटेबिलिटी का पहलू है उन लोगों के लिए जो एआई सिस्टम डेवलप करते हैं, कि वो जिम्मेदार होते हैं अगर एआई का सिस्टम किसी खास तरीके से बिहेव करता है, उनको जिम्मेदार होना चाहिए। क्लियर ओनरशिप, यूजर शुड नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। जो यूजर है आपके प्रोडक्ट का या सर्विस का, एआई सर्विस का, उसको पता होना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका बनाने वाला कौन है या इसको सपोर्ट कौन करता है, ये किसकी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय XYZ कॉर्प फॉर कंसर्न्स, कॉन्टेक्ट दिस सपोर्ट ईमेल फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह का एक डिस्क्लेमर होना चाहिए उस एआई प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो वेबसाइट है या ऐप है, कि ये फलां कंपनी की है और अगर आपको प्रॉब्लम है तो सपोर्ट ईमेल पे राब्ता करें। अच्छा, दूसरी चीज है एरर एक्नॉलेजमेंट एंड रिकवरी है। When something goes wrong, the system should take responsibility and offer a fix. यानी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए एआई के सिस्टम के अंदर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उस बनाने वाले की जिम्मेदारी है, जो कंपनी उसको सपोर्ट करती है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसको फिक्स भी करें अगर उसमें प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह उसमें एक जैसे मिसाल के तौर पे एक डिस्क्लेमर हो कि वी फेल्ड प्रोसेस योर ऑर्डर ड्यू टू अ सिस्टम एरर, वी आर रिफंडेड द अमाउंट, वी हैव रिफंडेड द अमाउंट, यानी हमारा प्रॉब्लम आ गया है आपकी प्रोसेस करते हुए प्रोडक्ट को या आपके ट्रांजैक्शन को, तो हम आपके पैसे वापस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो एक थोड़ा सा हमने दोबारा टेबल दिया है जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, गुड अकाउंटेबल ये एग्जांपल है। इसमें एक है कि एआई बेस्ड रिकमेंडेशन होनी चाहिए। दिस जैसे मिसाल के तौर पे एक डिस्क्लेमर हो, दिस सजेशन वाज जनरेटेड बाय एन एआई मॉडल, इफ इनकरेक्ट प्लीज रिपोर्ट इट।
यानी ये जो सजेशन है या आपको रिकमेंडेशन दी गई है ये जनरेट की गई है एआई मॉडल की वजह से। अगर आपको ये गलत लगती है तो हमें बताएं। इसी तरह मॉडरेशन एक्शन यानी योर पोस्ट वाज रिमूव्ड, क्लिक हियर टू सी द पॉलिसी एंड फाइल एंड अपील। यानी अगर आप देखें कई जगहों पे जो सोशल मीडिया साइट्स पे वो बता देते हैं कि आपकी पोस्ट रिमूव कर दी गई है, वो इसलिए कि आप ये पॉलिसी पढ़ें किस वजह से आपकी पोस्ट रिमूव की है। तो मॉडरेशन जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा आगाह कर दिया जाए यूज़र को कि क्यों किस पॉलिसी की वायलेशन हुई है। अगर आप अपील करना चाहें आप कर सकते हैं। डाटा रिक्वेस्ट, डाउनलोड अ रिपोर्ट ऑफ ऑल पर्सनल डाटा कलेक्टेड फॉर डिलीशन, कॉन्टैक्ट दिस। तो ये एक और डिस्क्लेमर है डाटा के बारे में कि अगर आप डाटा डाउनलोड करते हैं तो उसके बारे में अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप यहाँ पे बेसिकली राब्ता कर सकते हैं कि अगर आपको आपके डाटा के बारे में कोई प्रॉब्लम है। ऐप क्रैश, अगर एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। ऊप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, वी हैव लॉग्ड द इशू एंड विल नोटिफाई। आपने ये देखा होगा कि वेबसाइट्स पे ये मैसेज होता है। तो ये एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो ज़िम्मेदारी लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ गया तो हम को फिक्स करेंगे और आपको बता देंगे, आप दोबारा इस पे आ सकते हैं। हेल्थ केयर पोर्टल के ऊपर इस तरह का डिस्क्लेमर होता है, दिस डायग्नोसिस वाज रिव्यूड बाय डॉक्टर स्मिथ, कॉन्टैक्ट द क्लिनिक फॉर क्वेश्चंस। तो जो भी फॉर एग्जांपल यही नहीं, अगर फॉर एग्जांपल कोई डायग्नोसिस किया है तो वो डॉक्टर से रिव्यू भी करवा लेते हैं और उसका नाम देते हैं और उसको बाकायदा बताते हैं कि अगर आपको इस पे कोई क्वेश्चंस हो तो आप राब्ता कर सकते हैं क्लिनिक के साथ। अब असाइनमेंट में आपने ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं पॉसिबल एआई के, जितने हमने 6 प्रिंसिपल पढ़े हैं, इनको अपने तौर पे सर्च करना है। कोशिश करनी है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको रिसर्च करें इसके ऊपर और इनके बारे में पढ़ें। आपको मुख्तलिफ मिसालें मिलेंगी, मुख्तलिफ एग्जांपल्स मिलेंगी हर प्रिंसिपल के बारे में और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर होगी इंशाल्लाह। ये तो आपने देखा कि रिस्पॉन्सिबल एआई कितनी ज़रूरी है जब हम एआई की डेवलपमेंट करते हैं और ख़ास तौर पे जब हम ऑटोनोमस सिस्टम डेवलप करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी प्रिकॉशंस का और एहतियात का ख़्याल रखना होगा ताकि हमारा जो सिस्टम है वो हर किस्म के इस्तेमाल में आ सके और इसको रिलायबली और सेफ्टी के साथ इस्तेमाल किया जा सके और इसका जो भी आउटपुट हो वो एक्सेप्टेबल हो, लीगली एक्सेप्टेबल हो। उम्मीद है कि आज की ये जो रिस्पॉन्सिबल एआई की डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आपको आगे डेवलपमेंट में और एआई के जो एडवांस लेवल पे जो चीज़ें समझने में मदद देंगी। ये एक कोशिश थी ताकि आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में आगाह किया जाए ताकि ये आपके आगे काम आ सके। उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।